नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया। गोवा में आज शाम से शुरू होने वाले 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियां पूरी और भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने आज टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। बिहार में आज राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने पुनः उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र सरकार के कई मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। आज कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव और श्रेयसी सिंह सहित अन्य नेता शामिल हैं। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार और उनके नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनका सामूहिक नेतृत्व राज्य के लिए सतत विकास, सुशासन, समावेशी विकास और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कुमार एक अनुभवी प्रशासक हैं और प्रभावी शासन का उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने उन्हें नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोके रखते हैं तो ये संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा। ये मत राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर आया जिसमें विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इससे पहले तमिलनाडु विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा लंबे समय तक कोई कार्यवाही न करने को अवैध और मनमाना बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा से दूसरी बार पास हुए विधेयकों को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया है। वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि 2014 में ये 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा बजट वर्ष 2013-14 के 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारी विरासत तथा पहचान है और इसे संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को, उनका परंपरा, उनका इतिहास, उनका संस्कृति को बनाए रखे हैं। मुझे लगता है ये संस्कृति जीवित रहना चाहिए। ये हम लोगों का पहचान है, ये हम लोगों का धरोहर है। इसीलिए उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ साथ आदिवासी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित लोक नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और कई अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत की कला, संस्कृति और विरासत को आगे ले जाते हुए देश का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक बार फिर गोवा में अपनी छटा बिखेरने लगा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पणजी में इस वर्ष के इफ्फी की औपचारिक शुरुआत करते हुए वेव्स फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार के इफ्फी से फिल्म महोत्सव के उद्घाटन की परिभाषा ही बदल जाएगी। वर्ष 1952 में प्रारंभ हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित सिनेमा उत्सव अब बन चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, गोवा सरकार तथा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के संयुक्त प्रयासों से आयोजित ये महोत्सव एक वैश्विक सिनेमाई पावर हाउस के रूप में हमारे सामने है। इस वर्ष इफ्फी अपने दर्शकों का स्वागत एक रंगीन और जीवंत कार्निवल के साथ करेगा, जहाँ फिल्म की कहानियाँ जीवंत होंगी, वातावरण में संगीत का समावेश होगा और किरदार पर्दे से बाहर आकर हमारे सामने होंगे। भारत अपने सुर, लय, गौरव और कल्पना प्रदर्शन के माध्यम से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देगा। ये भव्य परेड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा कार्यालय से शुरू होकर कला अकादमी तक जाएगी और इस दौरान पणजी की सड़कों पर भारतीय सिनेमा और संस्कृति की छवि एक जीवंत कैनवस के रूप में उभर कर सामने आएगी। इस साल 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत द ब्लू ट्रेल्स फिल्म के प्रदर्शन से होगी, जो शाम 7 बजे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद 8 दिन के फिल्म समारोह में 84 देशों की 270 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इस महोत्सव में क्लासिक फिल्मों और सिनेमा के दिग्गजों की उपस्थिति से लेकर नवोदित कलाकारों को अपनी कृतियों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी इफ्फी को शानदार बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन, मास्टर क्लास, श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सम्मान समारोह कल से सिने प्रेमियों के लिए खुल जाएंगे। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। ये किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ 16वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की सह-अध्यक्षता करेंगे। सुश्री वांग इस वार्ता में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंची। इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ 9वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग सचिव और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। वित्त मंत्री ने कल सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य केंद्रीय बजट विविध दृष्टिकोणों को प्रबंधित करना और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को शामिल करना है।
स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शोध और औषधि क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। नेशनल वन हेल्थ असेंबली 2025 कार्यक्रम के वीडियो संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि भारत तकनीकी क्षेत्र में प्रगति, मजबूत शोध क्षमताओं और स्टार्टअप्स के तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम के कारण इनोवेशन हब के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि नेशनल वन हेल्थ मिशन की शुरुआत भारत में महामारी से निपटने के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। एक रिपोर्ट। इस मिशन के अंतर्गत 16 केंद्रीय और राज्य मंत्रालय तथा विभाग मनुष्य, पशु और पर्यावरण की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने देसी टेक्नोलॉजी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के मेडिटेक स्टार्टअप्स स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि टीकाकरण के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व रहा है। कोरोना काल में भारत ने कोवैक्सीन, कॉर्बोवैक्स और कोविशील्ड जैसी कोविड वैक्सीन बनाई, जिसकी आपूर्ति 100 से अधिक देशों को की गई। नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि यह मिशन देश में अब तक बनाए गए सबसे एकीकृत, महत्वाकांक्षी और भविष्य के लिए तैयार रूपरेखा में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत महामारी पर नियंत्रण के लिए एक स्थायी स्तंभ के तौर पर वन हेल्थ को संस्थागत बनाने में अग्रणी है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि यह मिशन सिर्फ एक सामयिक योजना नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। समाचार कक्ष से जया भारती। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में सेशल्स पर्यवेक्षक देश के रूप में और मलेशिया अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित है। श्री डोभाल ने कहा कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तेजी से बदलते और चुनौतीपूर्ण वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि समुद्र हमारी सबसे बड़ी विरासत है। महासागर हमारी सबसे बड़ी विरासत है। यह वह इंजन है जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है। साझा समुद्री स्थिति से जुड़े देशों के रूप में इस क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वर्ष 2032 तक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की बराबरी कर लेगा। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि समाज में भरोसा कायम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी सामग्री की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया के अनियंत्रित प्रभाव के कारण नागरिकों और संस्थाओं के बीच भरोसे में आ रही गिरावट पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। दीक्षा डागर ने टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में गोल्फ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीक्षा ने आज अंतिम दौर में 11 अंडर का स्कोर करके बड़े अंतर से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। स्पर्धा के पहले दिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 अंडर 68 का स्कोर बनाया था, जो 21 खिलाड़ियों के बीच एकमात्र सब पार स्कोर था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ओमान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैद को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने आश्वासन दिया कि भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी निरंतर फलती फूलती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया। गोवा में आज शाम से शुरू होने वाले 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियां पूरी। और भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने आज टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।